इस चैप्टर के अंदर हम पैसे का इंतजाम कर रहे हैं कुछ बाहर वालों से, यानी कि अब हम लेंगे बोरोड फंड। तो बोरोड फंड हम यहां पर लेने वाले हैं डिबेंचर्स की फॉर्म में। तो जिस तरीके से हमने शेयर्स इशू करे उसी तरीके से डिबेंचर्स भी इशू किए जाते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि शेयर्स हमारे ऑनर्स फंड कहलाते हैं और डिबेंचर्स हमारे बोरोड फंड कहलाते हैं। तो देखो जरा, अब डिबेंचर्स होते क्या है, पहले तो ये समझते हैं कि डिबेंचर्स है क्या। है, हम इसे कह सकते हैं कि दीज आर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट का मतलब क्या है कि आपने किसी से पैसा उधार लिया है, ये इस बात को दिखाता है। अब जो आपने पैसा उधार लिया है वो आपने किस फॉर्म में लिया है, डिबेंचर्स। क्या शेयर्स कोई सामान था? शेयर्स क्या था? एक राइट था ना। हम शेयर को क्या कहते थे कि एक राइट है, हमने किसी कंपनी में पैसा लगाया और बदले में उस कंपनी में हमें कुछ राइट्स मिल गए, जितने से हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उतने से हमें कुछ राइट्स मिल रहे थे, डिपेंडिंग अपॉन द क्लास ऑफ शेयर्स। ठीक है, यहां पर भी हम कह रहे हैं कि डिबेंचर्स भी कोई फिजिकल एसेट नहीं होता, ये सिर्फ एक तरीके का डॉक्यूमेंट है। और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपने किसी से पैसा उधार लिया है। ठीक है, ये किसी तरीके का स्टॉक भी हो सकता है। अब आप कहोगे स्टॉक तो इन्वेंट्री होता है। देखो, स्टॉक या गुड्स वो चीज होते हैं जिसमें हम डील करते हैं। अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई फाइनेंस कंपनी है, उसका काम क्या है? पैसा लेना देना। अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या कोई ऐसी कंपनी जिसका काम ही शेयर्स को खरीदना बेचना होता है, डिवेंचर्स को खरीदना बेचना होता है, तो उनके लिए तो यही स्टॉक है ना। स्टॉक का मतलब क्या? जिस चीज में आप डील करते हो उस चीज का स्टॉक होता है। गुड्स का स्टॉक होता है। गुड्स क्या होता है? जिसमें आप डील करते हो, जिस चीज का आपका काम है। ठीक है, तो ये स्टॉक हो सकते हैं, डिवेंचर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, जो किस बात को एविडेंस करते हैं? ये इस बात को एविडेंस करते हैं, एविडेंसिंग अ डेट। ये बताते हैं कि आपने कुछ उधार लिया है। अब उस उधारी के लिए आपके एसेट पे चार्ज हो भी सकता है या कोई चार्ज नहीं भी हो सकता। अब ये चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज का मतलब है कि ये जो आपने उधारी ली है ना, इस उधारी के बदले में हो सकता है आपने अपना कोई एसेट मॉर्टगेज किया। मॉर्टगेज मतलब गिरवी रखवाया हो, यानी कि आपके डिबेंचर्स सिक्योर्ड भी होते हैं और अनसिक्योर्ड भी होते हैं। सिक्योर्ड मतलब कि आपने 1 लाख रुपए लिया, बदले में अपना कोई एक एसेट भी दिया है कि रख लो, जब तक हम आपका पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक हमारा एसेट आपके पास है। या हमने ये बोल दिया कि हम ये एसेट को मॉर्टगेज कराते हैं, तो कल को अगर आप पैसा नहीं दोगे तो वो आपके उस एसेट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उनका राइट आ जाएगा उसके ऊपर। चार्ज से यहाँ मतलब क्या है? राइट, कि भाई अधिकार आ जाएगा जब आप पैसा नहीं दोगे तब। और नॉट चार्ज का मतलब क्या है? अगर आपने अनसिक्योर्ड वाले डिबेंचर्स लिए हैं तो आपको कुछ भी मॉर्टगेज कराने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब स्टेटस क्या है भाई? शेयर कैपिटल तो हमारे लिए शेयर होल्डर फंड का पार्ट थी, इक्विटीज का पार्ट थी। हम लिखते हैं ना बैलेंस शीट में इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, तो भाई शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड में इक्विटीज का पार्ट थी। डिबेंचर्स किसका पार्ट होते हैं? लाइबिलिटीज का। डिबेंचर्स किसका पार्ट है? लाइबिलिटीज का। जहां हम शेयर होल्डर को स्टेटस देते हैं ऑनर्स ऑफ द कंपनी, वहीं हम डिबेंचर होल्डर्स को स्टेटस देते हैं कौन सा? क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि हमारे लेनदार है, उन्होंने पैसा उधार दिया है। शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट करते हैं और डिबेंचर होल्डर्स हमें पैसा उधार देते हैं, क्योंकि एक टाइम बाद हम उनका पैसा वापस करेंगे। हालांकि हमारे पास इररिडीमेबल डिबेंचर्स भी होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और अब भाई डिबेंचर्स वाले जो हमें पैसा दे रहे हैं तो बदले में कुछ तो लेते होंगे, या फ्री में हमें डिबेंचर्स इस्तेमाल करने के लिए दे दिए उन्होंने फ्री में हमें पैसा दिया क्या? कुछ लेंगे बदले में या नहीं? क्या लेंगे? वो हमसे लेंगे इंटरेस्ट और फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या लेंगे? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप यहां पे डिबेंचर्स देखोगे ना तो ऐसे लिखे होंगे 7% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स। तो इन डिबेंचर्स के नाम के आगे जो परसेंटेज प्रीफिक्स है ना, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है। क्या ये इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट? ये फिक्स्ड होता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि इस डिबेंचर के ऊपर मुझे 7% का इंटरेस्ट देना है। समझ आ रही है बात? के साथ एक और कॉन्सेप्ट यूज होता है बॉन्ड्स। आपने सुना होगा बहुत बार बॉन्ड्स। अब ये बॉन्ड्स क्या होते हैं? हाँ, कनेक्शन।
ये बॉन्ड नहीं बोला मैंने, बोला बॉन्ड्स, यानी कि बहुत सारे रिलेशनशिप। बॉन्ड का मतलब क्या है? बॉन्ड का मतलब आप क्या समझते हो अब तक? एक रिश्ता, रिलेशनशिप। हाँ कह सकते हो, हमें एक रिश्ता है किसके बीच में? कंपनी और जिसने बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किया उसके बीच में। पर यहां पर ये बॉन्ड्स होते क्या है? कई बार ना बॉन्ड्स को डिवेंचर्स के साथ सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल कर लिया जाता है कि सिमिलर ही तो होते हैं, दोनों ही तो पैसे देने वाली चीजें हैं, बट दोनों में एक डिफरेंस है। सपोज करो आपने एक बॉन्ड परचेज किया, आपने एक बॉन्ड परचेज किया 1 लाख रुपए का। बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए का बॉन्ड हमने परचेज किया, बट बदले में 96,000 रुपीज मिले हमें। बदले में कितने पैसे मिले? 96,000 रुपीज। उन्होंने 4,000 काट के हमें पैसा दिया है। और कल को जब आप ये पैसा वापस करोगे, कितना पैसा वापस करोगे? 96, पूरा 1 लाख। यानी कि आपको बॉन्ड 1 लाख का मिला है, पैसा इस्तेमाल आपने कितना किया है? 96,000। तो ये जो 4,000 का डिफरेंस है आपके पास, ये क्या है? इंटरेस्ट पेड ऑन बॉन्ड्स। क्या ये फिक्स था? भाई डिबेंचर, सपोज करो कि डिबेंचर 1 लाख का है, तो मुझे पता है इस 1 लाख का 7% यानी कि मुझे 7,000 रुपए देना है, फिक्स्ड है। लेकिन यहां पर आपने क्या देखा कि हमारे पास स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी और हमें मिली कितनी? स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी और हमें मिली कितनी? उसके बीच का डिफरेंस है हमारे पास यहाँ पे क्या? इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसलिए बॉन्ड्स के लिए कहा जाता है दीज आर, ये इश्यू तो होते हैं डिस्काउंट पे पर रिडीम्ड होते हैं पार पे। यानी कि जब आप पैसा लेने जाओगे तब तो आपको डिस्काउंट पे देंगे, पैसा कम देंगे, लेकिन जब आप पैसा वापस करने जाओगे तो आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, इसको इसीलिए जीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है। जीरो, ये जो 7% 8% लिखा है ना, इसको कूपन रेट कहा जाता है। तो इसीलिए यहां पर, क्योंकि इसके आगे तो कोई परसेंटेज नहीं है, तो इसलिए इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है। और इसका एक और नाम है डीप डिस्काउंट बॉन्ड। क्या नाम है दूसरा? डीप डिस्काउंट बॉन्ड। तो अभी जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि डिबेंचर्स होते क्या हैं। ठीक है, मतलब अकाउंटेंसी में डिबेंचर्स जो हम पढ़ रहे हैं ये हैं क्या। अब आपको यही पता चल चुका है कि डिबेंचर्स हमारे लिए डेट्स है, यानी कि लाइबिलिटी है। अब एक क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ कि ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। कोई भी डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, ये उसके मैच्योरिटी पीरियड पर डिपेंड करता है। अगर किसी डिबेंचर की पेमेंट विद इन 1 ईयर ड्यू हो गई तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में कैलकुलेट होता है, मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। अगर किसी डिबेंचर्स की मैच्योरिटी समझते हो ना, जब पैसा देना है, पेमेंट अराइज होना कि किस टाइम पे हमें पेमेंट देनी है। अगर किसी डिबेंचर्स का मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर के लिए है तो वो आपके लिए करंट लाइबिलिटी है, और अगर उसका मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर के लिए है तो वो आपके लिए नॉन करंट लाइबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। तो हमारे पास 4 कैटेगरी है डिबेंचर्स की। फर्स्ट है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड है रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड, तीसरा है रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और फोर्थ है कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, जो हमारी पहली कैटेगरी है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, उस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास 2 तरीके के डिबेंचर्स होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। जब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही थी तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो डेट है ये आपके एसेट पे चार्ज भी क्रिएट कर सकता है और चार्ज नहीं भी क्रिएट कर सकता है। तो ये चार्ज का मतलब क्या था यहाँ पर, कि बेसिकली आपने कोई पैसा उधार लिया है और बदले में आपने अपना कोई एसेट मॉर्टगेज करा तो उसके ऊपर उनका राइट आएगा। ठीक है, तो अब ये चार्ज ना 2 तरीके के होते हैं। जिस चार्ज की मैं बात कर रही हूं ये चार्ज 2 तरीके के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लोटिंग। अगर आप लोन के बदले में जो एसेट दे रहे हो वो परमानेंट नेचर का है, क्या बोला मैंने, कि अगर आप कोई ऐसा एसेट मॉर्टगेज कर रहे हो जो परमानेंट नेचर का है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा, तो उन्हें फिक्स्ड चार्ज कहा जाता है। और अगर कोई आप ऐसा एसेट दे रहे हो जो परमानेंट नेचर का नहीं है, या जो एसेट आपने यहां दिया उसके अलावा कोई है, जैसे कि इन्वेंट्री, अपना स्टॉक, तो उसे हम फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो चाहे फिक्स्ड हो चाहे फ्लोटिंग हो, अगर ऐसा कोई आपने अपना एसेट दिया है यानी कि चार्ज दिया है अगर आपने, तो वो सिक्योर डिबेंचर्स कहलाते हैं। और अगर कोई भी डिबेंचर्स के ऊपर किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब आपने कुछ भी मॉर्टगेज नहीं किया, तो वो कौन से डिबेंचर्स कहलाते हैं, अनसिक्योर्ड। क्लियर?
नेक्स्ट, रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरीके के डिबेंचर्स है हमारे पास, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब जिन डिबेंचर्स की आपको पेमेंट करनी है आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ऑन मैच्योरिटी आपको उनकी पेमेंट करनी होगी। कब करनी होती है इनकी पेमेंट? आपको स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे आपको इनकी पेमेंट करनी होगी। से फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डिबेंचर 10 साल के लिए लिए हैं, तो 10 साल बाद आपको उनका पैसा वापस करना पड़ेगा। बट इरिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? जिनका पैसा आपको कब वापस करना है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यानी कि जब आपकी कंपनी वाइंड अप होगी, यानी कि बंद होगी, तब आपको इनका पैसा वापस करना है, यानी कि लाइफ टाइम के लिए होते हैं। ठीक। रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास दो तरीके के डिबेंचर्स हैं, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, और इसको हम बियरर भी कहते हैं। ठीक है। अब रजिस्टर्ड डिबेंचर्स मतलब जिन डिबेंचर्स को हम कंपनी रिकॉर्ड में लिखते हैं, जहां पर डिबेंचर होल्डर के नाम से कंपनी के रिकॉर्ड्स में एंट्री की जाती है, कंपनी के रिकॉर्ड में उनको रजिस्टर किया जाता है, वो डिबेंचर्स आपके रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कहलाते हैं। इन डिबेंचर्स का नाम हम कंपनी रिकॉर्ड्स में नहीं लिखते विद द नेम ऑफ होल्डर, तो वो हमारे अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स कहलाते हैं। जहां होल्डर का नाम लिख लिया गया है वो रजिस्टर्ड है, जहां होल्डर का नाम नहीं लिखा गया है वो अनरजिस्टर्ड या बियरर है। ठीक है। उसके बाद कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टेबिलिटी मतलब ऐसे डिबेंचर्स जिनको आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। पहली बात तो आप अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ किस में? इक्विटी शेयर्स में। तो अगर आपके डिबेंचर्स ऐसे हैं जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएं, तो वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है। और जिन डिबेंचर्स के पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता कि वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएं, वो नॉन कन्वर्टेबल होते हैं। अच्छा, कन्वर्ट भी आप दो तरीके से कर सकते हो। कैसे? पार्टली और फुल्ली। अगर आपने सारे ही डिबेंचर्स, सपोज आपका 6000 डिबेंचर थे, आपने 6 के 6 डिबेंचर्स जो है वो शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए, तो फुल्ली कन्वर्टेबल। अगर 6 में से 2 कर दिए, 4 नहीं किए, तो पार्टली कन्वर्टेबल। ठीक है। क्लियर? ये चारों तरीके के डिबेंचर्स कौन कौन से? सिक्योरिटी, रिडेम्पशन, रजिस्ट्रेशन और कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। देखो, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और इश्यू ऑफ शेयर्स, अगर आपने इश्यू ऑफ शेयर्स अच्छे से कर लिया है तो डिबेंचर्स में तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। और अगर आपने इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ा है तो वहां जो आपका बेस बना है ना एंट्रीज का, वही बेस आपको डिबेंचर्स में भी काम आएगा। और अगर किसी ने इश्यू ऑफ शेयर्स नहीं करा है तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो शेयर्स में भी है और डिबेंचर्स में भी है। बस शेयर्स की जगह पे हम यहाँ डिबेंचर का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज बिल्कुल एंट्री सब कुछ सेम है। ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से डिबेंचर्स को जब हम इशू करते हैं तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनकी क्या एंट्रीज होती हैं। ठीक है। जिस तरीके से शेयर्स आप दो तरीके से इशू कर सकते थे, कैसे? इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट्स। लमसम का मतलब क्या था? वन टाइम पेमेंट, सारा का सारा पैसा एक ही बारी में आ रहा है। और इंस्टॉलमेंट्स का मतलब क्या है? पार्ट्स में डिवाइड होकर आ रहा है, हम पूरा पैसा एक ही बारी में नहीं मंगवाते हैं। ठीक है। लाइकवाइज डिबेंचर्स को भी आप इन दो तरीके से इशू कर सकते हो, लमसम में और इंस्टॉलमेंट्स में। तो लमसम की एंट्रीज हमारी क्या होंगी? पहले शेयर्स की याद कर लो साथ साथ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फिर उसके बाद शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखो बिल्कुल एंट्रीज वही से हमने देखो डिबेंचर्स लगा दिया उसके जगह पर। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देखो शेयर्स की जगह पे हमने क्या लिख दिया है? डिबेंचर्स। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर्स। एंट्री के पीछे का लॉजिक वही कि यहां पर हमने अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दिए, किसी को हमने किसी को अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दिए जो कि एक डेट को एक्नॉलेज करता है, डेट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हमने डिबेंचर्स लिए तो बदले पैसा लिया है उनसे, तो इसलिए आपने फर्स्ट एंट्री करी है बैंक अकाउंट डेबिट। ये डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट आप किस में ट्रांसफर करोगे? अपनी एक लाइबिलिटी में। आपकी उस लाइबिलिटी का नाम है डिबेंचर्स। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को हमने फिर कन्वर्ट कर दिया अपनी लाइबिलिटी में जिसका नाम है डिबेंचर्स। अब ये X% यहां पर इसलिए लगा है क्योंकि याद करो मैंने आपको ये बताया था कि डिबेंचर्स के ऊपर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है।
जो उसके नेम के आगे प्रीफिक्स हो जाता है, जैसे कि % डिबेंचर्स, 7% डिबेंचर्स, तो जो भी आपको क्वेश्चन में परसेंटेज मेंशन होगी वो आप यहाँ पे लिख दोगे। जैसे कि सपोज दे रखा है 10% डिबेंचर, तो आप लिख दोगे टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, कुछ कहना है? ये हो गया आपका लमसम का केस। अगर यही चीज इंस्टॉलमेंट में करनी हो तो देखो पहली एंट्री सेम, सेकंड एंट्री सेम, बस एप्लीकेशन के आगे से अलॉटमेंट हट चुका है आपका। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, वही एप्लीकेशन को आपने डिबेंचर्स में कन्वर्ट किया। अब आप वही पैसे को पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। सपोज 100 रुपए का डिबेंचर है, तो यहाँ तो 100 के 100 एक ही बारी में कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ वो 100 रुपए आप टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे कि पहले एप्लीकेशन पे लिया पैसा, फिर उसका अलॉटमेंट ड्यू करी, अलॉटमेंट ड्यू करी हमने, यानी कि डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर्स, पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव होगा। फिर अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। मतलब पहले आपने ड्यू करना है फिर रिसीव करना है, ड्यू करना है फिर रिसीव करना है। ठीक है, बिल्कुल शेयर्स वाले कंसेप्ट है। कि टर्म्स ऑफ इशू पढ़ा था हमने शेयर्स वाले चैप्टर के अंदर कि आप दो तरीके से अपने शेयर्स को मार्केट में लेकर आ सकते हैं। एक तो था एट पार, यानी कि जितनी नॉमिनल वैल्यू है उतनी ही आपकी इशू प्राइस है, और एक था एट प्रीमियम, यानी कि आपकी नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा आपकी इशू प्राइस है। जैसे कि 10 का शेयर 12 में जा रहा है, 14 में जा रहा है, 15 में जा रहा है, ये सब यहां पर भी ये करोगे आप। टर्म्स ऑफ इशू हमारे 3 तरीके के हैं, यानी कि 3 तरीके से आप डिबेंचर्स को इशू कर सकते हो, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ठीक है, पार का मतलब क्या होता है? पार का मतलब अभी हमने पढ़ा कि 100 का डिबेंचर 100 पे इशू हो गया। देखो नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो अलग अलग चीजें होती हैं। तो अगर नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस सेम है तो पार है, नॉमिनल वैल्यू आपकी कम है इशू प्राइस से, यानी कि 100 का डिबेंचर 110 में जा रहा है, 120 में जा रहा है, तो वो एट प्रीमियम है, आपको फायदा है यहाँ पर, ये आपके लिए गेन है। वहीं पे अगर आपकी नॉमिनल वैल्यू ज्यादा होती है इशू प्राइस से, यानी कि 100 का डिबेंचर्स 90 में इशू हो रहा है, तो यहाँ आपको लॉस हो रहा है, यानी कि डिस्काउंट आपके लिए लॉस को रिप्रेजेंट करता है। अगर क्वेश्चन खुद मेंशन करे कि कहाँ पर प्रीमियम है कहाँ पर डिस्काउंट है, क्योंकि पार में तो कुछ ऐसा अलग से होता नहीं है, तो ठीक। अगर वो नहीं बताते तो कहाँ मानते हैं? अलॉटमेंट पे। ठीक है, तो मैंने सिर्फ अलॉटमेंट की एंट्री से लिखी है क्योंकि उसी पे उसका चेंज आता है। पार वाले केस में तो कोई चेंज नहीं है, डिबेंचर अलॉटमेंट टू X% डिबेंचर। अगर आप प्रीमियम पे डिबेंचर्स को इशू कर रहे हो तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि आपके लिए वो गेन है, आपने उस गेन को यहाँ पर क्रेडिट करके शो कर दिया है। ठीक है, डिस्काउंट, डिस्काउंट क्योंकि आपके लॉस को रिप्रेजेंट करता है, तो आपने डेबिट में एक न्यू अकाउंट ओपन किया जो आपने अब तक नहीं पढ़ा है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो एंट्री क्या बनती है? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो टॉपिक इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। वैसे ये टॉपिक कोई न्यू नहीं है, ऑलरेडी शेयर्स में आप इस टॉपिक को कवर कर चुके हो। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इस टॉपिक को करने में। इसमें सिर्फ एक ही नई बात है, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। आपको याद हो तो शेयर्स में भी हम क्या करते हैं, ये है क्या कॉन्सेप्ट, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि हम अपने डिबेंचर्स दे तो रहे हैं लेकिन बदले में पैसे नहीं ले रहे हम उनसे, हमने उनसे कोई एसेट परचेज किया है, या हो सकता है हमने किसी का बिजनेस परचेज किया है, तो बदले में अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे रहे हैं। अब डिबेंचर्स देने के 3 तरीके हैं, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। ठीक है, तो मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करा रही हूं जिसमें आपके तीनों पार्ट्स जो है वो कवर अप हो जाएंगे, विच इज क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं जरा। X Limited purchased assets of the book value 4 lakh and took over the liabilities of rupees 50,000 from the Mohan Brothers। किसी X Limited कंपनी ने एक मोहन ब्रदर्स नाम की कंपनी के 4 लाख एसेट्स और 50,000 की लाइबिलिटीज को टेक ओवर किया, दैट मीन्स बिजनेस खरीदा है। ठीक है, इट वॉज अग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन सेटल्ड एट 3,80,000। जो कंसिडरेशन जितना भी रहा होगा 3,80,000 में सेटलमेंट हो रही है। बी पेड बाय इशूइंग डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। बदले में हम क्या दे रहे हैं? इस 3,80,000 के बदले में अपनी कंपनी के डिबेंचर, 100 रुपए का एक डिबेंचर है। क्या उन्होंने ये बताया कि कितने डिबेंचर्स दे रहे हैं? नहीं, हमें ये फाइंड आउट करना है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इफ द डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, डिस्काउंट एंड प्रीमियम। 10% का ये सब चीजें हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में होगा क्या। सबसे पहले आप किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हो? इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड।
दो लोग हैं यहाँ पे, एक्स लिमिटेड और मोहन ब्रदर। जो परचेजर है वो एक्स लिमिटेड है, जो वेंडर है यानी कि जो सेलर है वो मोहन ब्रदर्स है। तो हम सेलर की बुक्स में एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम परचेजर की बुक में कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। पहली एंट्री, इन्होंने सामान खरीदा है ना, एसेट्स आए हैं इनके पास, तो फर्स्ट एंट्री हुई सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। ठीक है, आपको पता है क्वेश्चन में एसेट्स कितने के दे रखे हैं, 4 लाख के, और लाइबिलिटीज कितने की दे रखी हैं, 50,000 की। अभी तो कुछ मिसमैच सा लग रहा है ये। अब ये सब कुछ हमने किससे खरीदा है, एक वेंडर है हमारा जिसका नाम है मोहन ब्रदर्स, ठीक है। इसने कहा है कि सेटलमेंट 3,80,000 में हुई है, यानी कि हमने उसको 3,80,000 रुपए देने हैं। ये तो अभी भी मैच नहीं हो रहा है, यहाँ 4,30,000 है और यहाँ सिर्फ 4 लाख है, 30,000 का डिफरेंस आ रहा है डेबिट में। तो जब भी डेबिट में डिफरेंस आएगा तो उसे क्या लिखते हैं हम, गुडविल, यानी कि हमने उसकी बिजनेस की गुडविल भी परचेज करी होगी। और यही डिफरेंस अगर लाइबिलिटी साइड में आता तो कैपिटल रिजर्व, यानी कि उस बिजनेस को खरीदने पे या उन एसेट्स को खरीदने पे हमें प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। सबसे पहले एट पार इशू करते हैं डिवेंचर्स को। आपको यहां पर एट पार का मतलब क्या है, जितने पे है उतने पे ही दे रहे हो, 3,80,000 आपने देने हैं। तो आप एंट्री क्या करोगे, सबसे पहले हम एंट्री करके रख लेते हैं फर्स्ट पार्ट की, मोहन ब्रदर्स डेबिट टू अकाउंट लिख देना, टू डिवेंचर्स अकाउंट। देखो 3,80,000 देने हैं, 100 रुपए का एक डिवेंचर है, खुद बताओ कितने डिवेंचर्स होंगे, 3800, ठीक है। तो इसका मतलब 3800 डिवेंचर्स आपने पहले केस में दिए हैं। मैंने पहले केस के लिए आपको कुछ कैलकुलेशन करके नहीं शो करा है क्योंकि बहुत इजी चीज थी भाई, 3,80,000 देने, 100 का एक डिवाइड करके निकाल लो, ठीक। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा एट प्रीमियम। भैया प्रीमियम की बात अगर हम देखें तो एंट्री क्या जाएगी हमारी, मोहन ब्रदर्स डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अब भाई मोहन ब्रदर्स को तो 3,80,000 देने हमें, ये तो हमें पता है। डिबेंचर्स जाएंगे कितने, कितना पैसा पे करना है आपको, 3,80,000। 100 रुपए का एक डिबेंचर है, लेकिन यहां इशू प्राइस अब 100 नहीं है। एट पार में तो नॉमिनल और इशू प्राइस सेम होती है, यहां वाले केस में इशू प्राइस आपकी क्या डिसाइड होगी, 10 रुपए प्रीमियम ऐड करने के बाद, यानी कि 3,80,000 डिवाइडेड बाय 110। 3,80,000 डिवाइडेड बाय करना है आपको 110 से, तो ये आपका आएगा 3,454.5 आएगा, 0.54 ऐसे चलता चला जाएगा। बट क्या डिबेंचर्स आप फ्रैक्शन में दे सकते हो, नहीं। आपने क्या करना है ऐसे में, जैसे कि आपका 0.5 आया तो आपको यहीं पे रुक जाना है। अगर 6, 7 आता तो एक ऐड कर देते, वही जो मैथमेटिकल बात है आपकी। यानी कि आपने डिबेंचर्स दिए कितने, 3,454 डिबेंचर्स। चलो कैलकुलेशन करके देखते हैं, 3,454 इंटू 100, भाई नॉमिनल वैल्यू तो यही है, 3,454 इंटू 100 आपको कितना हो गया, 3,45,400, ठीक है। देखो जरा सिक्योरिटीज प्रीमियम 3,454 इंटू 10 यानी कि 34,540। अब जरा आप इसका टोटल चेक करिए कि सेम आ रहा है, 3,79,940 और ऊपर है 3,80,000। अब डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा, कितने से कमी आ रही है, 60 रुपीज से। वो क्यों आ रही है, क्योंकि यहां पर हमने फ्रैक्शन में नहीं लिया, कुछ डिबेंचर्स रह गए थे। अब 60 रुपए हैं, 60 रुपए का क्या करेंगे, उन्होंने आपके क्वेश्चन में नीचे एक लाइन लिखी हुई है, देखो क्या लिखी हुई है वो लाइन, पढ़ते हैं। अब लाइन है, इट वॉज अग्रीड दैट एनी फ्रैक्शन ऑफ डिबेंचर्स बी पेड इन कैश, यानी कि फ्रैक्शन की वजह से अगर कोई डिफरेंस आता है तो उसको आपने कैश में पे कर देना है। 60 रुपए बचे थे ना, हमने 60 रुपए उन्हें पे कर दिए, ठीक है। तो आप यहां पर टू कैश अकाउंट से 60 रुपीज लिख देना, बस सिंपल, ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं अब, एट डिस्काउंट। अब भाई डिस्काउंट की एंट्री ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं। मोहन ब्रदर्स डेबिट, देखो जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम फायदा है तो क्रेडिट हुआ, डिस्काउंट आपके लिए नुकसान है तो वो डेबिट होगा, ठीक है।
तो उसको आप ऐसे लिखोगे, डिस्काउंट ऑन, आप पूरा लिखेंगे इसको, मेरे पास स्पेस की कमी है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, अब यहां पर हम चेक करें, भाई 3,80,000 रुपए देने हैं, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, बट यहां इश्यू प्राइस अब क्या होगी, माइनस। जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस करते हो, डिस्काउंट को क्या करोगे, माइनस। 10% का डिस्काउंट था, तो आपने क्या करना है, 3,80,000 को डिवाइड करना है 90 से। अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे, ये आ रहा है आपका 4,222.2222 करके, ऐसे इतने सारे आ रहे हैं, तो यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं हमने इतने डिबेंचर्स दिए। ठीक है, अब कैलकुलेशन चेक करते हैं। यहां तो आ गया भाई 3,80,000 एज इट इज जो हमने पे करना था। यहां आएगा आपका 4,222 इंटू 100 यानी कि 4,22,200। इधर 4,222 इंटू 10 यानी कि 42,220। अब हमें क्या चेक करना है, सीधे फिर से टोटल हमारा टोटल इसका 4,22,220 और इधर कितना है 4,22,200। 20 रुपए से अगेन नीचे कमी है, तो आप क्या कर दोगे इसे टू कैश अकाउंट। ठीक है, मतलब कभी भी अगर फ्रैक्शन में आए तो अगर ये 10, 20, 50, 60, 100 का अगर डिफरेंस आता तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, उतना आपने कैश में पे कर देना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको तीनों कॉन्सेप्ट से बता दिया कि वेंडर वाले केस में आप पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे किस तरीके से डिबेंचर्स को इशू करते हैं। ठीक है, टॉपिक है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब तक जो हम टॉपिक करते आ रहे थे इस चैप्टर के अंदर, वो सारे टॉपिक्स हमारे पुराने ही थे एक तरीके से। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारे टॉपिक्स हमने शेयर्स में कवर करे, लेकिन ये टॉपिक आपके लिए अब नया है, और नया है तो इंपॉर्टेंट भी होगा। ठीक है, तो है क्या टॉपिक, बहुत सिंपल सा है। इसको समझने से पहले हम इस वर्ड को समझते हैं। टॉपिक को समझने से पहले ये वर्ड समझते हैं कि कोलेटरल है क्या। कोलेटरल का सीधा सा अगर मैं मीनिंग बताऊं आपको, तो वो है एडिशनल। कोलेटरल का मतलब क्या है, एडिशनल। देखो, सपोज करो कि हम किसी बैंक के पास गए, हमने बैंक से कहा कि बैंक हमें ना 10 लाख रुपए का लोन दे दो। हमने बैंक से क्या कहा कि बैंक हमें 10 लाख रुपए का लोन दे दो। तो बैंक हमसे क्या करेगा, अगर हमने ये सिक्योर्ड लोन लिया होगा, दो तरीके के लोन होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब होता है जहां पर आपको बदले में उन्हें कुछ गिरवी रखवाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको मॉर्टगेज करना पड़ता है। और अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं जहां पर आपको कुछ भी गिरवी रखवाना नहीं पड़ता। तो हमने एक सिक्योर्ड लोन लिया है 10 लाख रुपए का बैंक से, तो बैंक कहता है जी हमारे पास कुछ ना कुछ आपको गिरवी रखवाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको मॉर्टगेज कराना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी एक प्लांट एंड मशीनरी उनके पास गिरवी रखवा दी जिसकी कीमत थी 8 लाख रुपए। ठीक है, तो बैंक ने कहा कि ठीक है, आपने एक सिक्योरिटी तो हमें दे दी है, इसको हम सिक्योरिटी कह सकते हैं। आपने हमें एक सिक्योरिटी दे दी है, इसको हम बोल रहे हैं प्राइम सिक्योरिटी या प्राइमरी सिक्योरिटी। ठीक है, ये जो आपने हमें सिक्योरिटी दी है, ये जो आपने अपना एसेट हमारे पास मॉर्टगेज करा है, ये तो प्राइमरी सिक्योरिटी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कल को आपने हमारा पैसा नहीं चुकाया, और जरूरी थोड़ी पूरा 10 लाख ही ना चुकाया हो सकता है भाई 4-5 किश्तें दे जाने के बाद बाकी का पैसा रह गया हो। तो कल को ऐसा हो सकता है कि आपने हमारा पैसा नहीं चुकाया, प्राइमरी सिक्योरिटी को बेचकर अगर मेरा पैसा पूरा नहीं हुआ तो हम कहां से बाकी का पैसा लेंगे। तो बैंक कई बार हमसे कहता है कि एक एडिशनल सिक्योरिटी दो। क्या कहता है बैंक हमसे, एक एडिशनल सिक्योरिटी दो। अब देखो, जिन भी कंपनी के पास ये डिबेंचर्स होते हैं ना, डिबेंचर्स उनके लिए एक एसेट ही है, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स में पैसा लगाते हो तो वो इन्वेस्टमेंट होती है ना, तो इन्वेस्टमेंट एक तरीके का एसेट ही तो है। तो अगर आपको कभी भी अपनी किसी लाइबिलिटी के बदले में अपने डिबेंचर्स देने पड़ जाएं एज एन एडिशनल सिक्योरिटी, तो उसे बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी कि सेकेंडरी सिक्योरिटी। आपने क्या किया है, प्राइमरी सिक्योरिटी तो आपने दे दी है, आपने अपने डिबेंचर्स भी दे दिए अपनी कंपनी के। कैसे दिए हैं वो डिबेंचर्स, एज एन एडिशनल सिक्योरिटी, यानी कि एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी आपने दी है। लेकिन क्या बैंक का अधिकार आ गया इन डिबेंचर्स के ऊपर? अभी तो बैंक का अधिकार इसके ऊपर भी नहीं है जब तक हम किस्तें भर रहे हैं। जिस दिन हमने डिफॉल्ट किया, जिस दिन हमने पैसा नहीं दिया,
हम डिफॉल्टर हो गए, तो बैंक सबसे पहला हक जो बैंक का आएगा वो इसके पास आएगा, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। वो इसको बेचकर अपना पैसा पूरा कर सकती है। अगर इसको बेचकर भी उसका पैसा पूरा नहीं हुआ तो वो इन डिबेंचर्स पे आएगी। यानी कि ये डिबेंचर्स हमारी लायबिलिटी कब बनेंगे, ये डिबेंचर्स हमारी लायबिलिटी कब बनेंगे, जिस दिन हम डिफॉल्टर हो जाएंगे और पहली वाली सिक्योरिटी को पूरा करके भी बैंक का पैसा पूरा नहीं हो पा रहा है तो। ठीक है, तो जब भी कभी डिबेंचर्स को एज एन एडिशनल सिक्योरिटी दिया जाता है किसी भी लायबिलिटी के बदले में, तो वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, तो वहां पे डिबेंचर्स क्या कहलाएंगे, कोलेटरल सिक्योरिटी। ये कोलेटरल सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे एग्जामिनर्स आते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लेने, तो वो पूछ सकते हैं आपसे। ये मत सोचना कि आपका जो वाइवा है वो सिर्फ आपके प्रोजेक्ट तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। एग्जामिनर चाहे तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। आपकी तीनों बुक हैं आपके पास, तीनों बुक में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कोलेटरल सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है, चाहे वाइवा की मैं बात करूं, चाहे एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए, और अगर प्रैक्टिकली आएगा तो वो आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं कि कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी जब हम डिबेंचर्स को देते हैं तो इस चीज को शो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। 2 मेथड है हमारे पास जिससे हम इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक, पहला मेथड है हमारे पास रिकॉर्डिंग मेथड। रिकॉर्डिंग वर्ड हम जब भी बोलते हैं अपने अकाउंटेंसी के अंदर तो वो जर्नल से जुड़ा है, क्योंकि रिकॉर्डिंग कहाँ की जाती है, जर्नल में की जाती है। यानी कि ये ऐसा मेथड है जहां पर जब आप एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी अपने डिबेंचर्स को दोगे तो आप उसकी जर्नल में एंट्री करोगे। अगर आपने रिकॉर्डिंग करी है तो आपको उस चीज को बैलेंस शीट में डिस्क्लोज भी करना होगा। तो यह है डिस्क्लोजर मेथड। डिस्क्लोजर मतलब कि आप इसको शो कर रहे हो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। हालांकि ये लायबिलिटी आपकी बनी नहीं है, लेकिन आप इस लायबिलिटी को शो कर रहे हो। तो जब आप ऐसे डिबेंचर्स को इशू करेंगे, अच्छा नॉर्मली जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं हम 2 तरीके से करते हैं, इन कैश और अदर देन कैश। जब आप इन कैश करते हो तो आप बैंक अकाउंट डेबिट करते आए हो क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा होता है। अदर देन कैश में आप एसेट्स को डेबिट करते हो क्योंकि बदले में आप एसेट्स ले रहे होते हो उनसे। अपने डिबेंचर्स अगर देते हो तो बदले में एसेट्स लेते हो। यहां ना तो आपके पास पैसा आ रहा है ना आपके पास कोई एसेट आ रहा है, वो तो लोन था। उस लोन की एंट्रीज तो अलग होती हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, वो तो एक अलग एंट्री हो गई। लेकिन यहां पे ये जो आप डिबेंचर्स उन्हें दे रहे हो बदले में कोई पैसा आ रहा है, कोई एसेट है, और अभी ये बात सस्पेंस में है कि आपकी ये लायबिलिटी अराइज होगी भी या नहीं होगी। तो इसके लिए हम एक न्यू अकाउंट ओपन करते हैं। एक फिक्टिशियस एसेट है हमारा एक तरीके से ये, जिसका नाम है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। क्या है इसका नाम, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर। जिन डिबेंचर्स को आप एज एन कोलेटरल सिक्योरिटी दोगे आप सिर्फ उसकी एंट्री यहां पर करोगे। ठीक है, अगर आपको लोन की भी एंट्री करनी है तो लोन की एंट्री तो सिंपल जो आप बचपन से अपने कॉमर्स के बचपन से पढ़ते आए हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ठीक है, अच्छा जब अब आपने एंट्री कर दी तो इसको बैलेंस शीट में भी शो करना होगा। शेयर्स आपके लिए शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट थे, डिबेंचर्स आपके लिए नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है अगर वो मोर देन 1 ईयर के लिए है तो। कुछ मैच्योरिटी पीरियड मेंशन नहीं है तो हम 1 ईयर से ज्यादा के लिए मानते हैं। ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड अगर नहीं है तो हम मोर देन 1 ईयर के लिए मानेंगे। हम यही मान के चलेंगे कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में भी वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ये ध्यान रखो। अब ये सब चीजें इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, पहली बात किसका पार्ट है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज मतलब ऑनर फंड, लायबिलिटीज मतलब बोरोड फंड। जब हम शेयर्स करते हैं तो इक्विटीज का पार्ट होता है, जब हम ये डिवेंचर्स लोन वगैरह की बात करते हैं तो लायबिलिटीज का पार्ट होता है। तो मेन हेड है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर भी नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो देखो मैंने बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाया क्योंकि हमें सिर्फ यही शो करना है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हम यहां शो करेंगे। जो आप लोन लेंगे उसको हम यहां शो करेंगे, अगर डिवेंचर्स भी हैं तो हम यही शो करेंगे। ठीक है, बट यहां तो हम सिर्फ एग्जैक्ट अमाउंट लिखेंगे। डिटेल कहां दिखाते हैं हम, नोट्स टू अकाउंट्स में। तो नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 1 आपका जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सबसे पहले आप लिखोगे लोन फ्रॉम, जिस भी बैंक के थ्रू आपने लोन लिया होगा, और जो डिबेंचर्स आपने यहां इशू करे होंगे, मतलब यहां आपने जो जिन डिबेंचर्स की एंट्री करी होगी उसको आप यहां प्रेजेंट करोगे, यहां डिस्क्लोज करोगे। आपने 1000 डिबेंचर दिए तो आप यहां लिखोगे 1000 X% डिबेंचर्स एट द रेट ₹100 ईच। अगर यहां 1 लाख है तो यहां भी 1 लाख ही आएगा फिर, तो यहां पर भी लेस डिबेंचर सस्पेंस 1 लाख, 1 लाख ही ऐड किया, 1 लाख ही माइनस किया, तो
इसका इफेक्ट क्या है? नील। देखो हमने डिस्क्लोज भी कर दिया और इफेक्ट नील भी आ गया, तो यह है डिस्क्लोजर मेथड। ये सिर्फ मैंने आपको समझा दिया कि किस किस तरीके से क्या चीजें दिखाते हैं। अभी देखो जो हमारा सेकेंड मेथड है, जो कि हमारा नॉन रिकॉर्डिंग मेथड है, या जिसको हम कहेंगे नो डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। क्योंकि डिस्क्लोजर नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं है, तो दैट मीन्स कोई जर्नल एंट्री नहीं है। और जब जर्नल एंट्री नहीं है ना, तो आप इस चीज को बैलेंस शीट में सेपरेटली शो नहीं कर सकते। तो ये वाला मेथड थोड़ा सिंपल होता है। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करता कि आपको किस मेथड से करना है, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, तो बेस्ट यही वाला रहता है। तो इसके लिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं, उसी से इस मेथड को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। सो अ कंपनी टुक अ लोन ऑफ ₹4 लाख फ्रॉम बंधन बैंक लिमिटेड। एक कंपनी ने 4 लाख रुपए का लोन लिया है बंधन बैंक लिमिटेड से, एंड इशूड 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹4 लाख एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, और बदले में 4 लाख रुपए के ही कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए डिबेंचर्स दिए हैं। एक्सप्लेन हाउ विल द इशू ऑफ डिबेंचर्स बी डेल्ट विद इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि रिकॉर्डिंग करनी है या नहीं करनी है, तो हम किसी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम नॉन रिकॉर्डिंग मेथड से करते हैं इस क्वेश्चन को। इसको करने से पहले ऑब्वियसली हम नोट्स टू अकाउंट्स में आएंगे। जनरल एंट्री करनी नहीं है, तो सीधे आप इसके अंदर क्या करोगे, सबसे पहले नोट नंबर 1 लगाओगे आप अपना। नोट नंबर 1 आपने लिखा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और यहां लिखोगे आप सबसे पहले लोन फ्रॉम बंधन बैंक लिमिटेड। कितने का लोन है? 4 लाख रुपए का। अब भाई मैंने दिए तो डिबेंचर्स भी है ना, रिकॉर्डिंग वाले मेथड में मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, सब कुछ हमें दिख रहा था कि भाई हमने 6000 डिबेंचर्स, उस वाले क्वेश्चन की बात कर रही हूं, हमने 6000 डिबेंचर्स दिए थे, सब कुछ दिख रहा था बैलेंस शीट के अंदर। बट यहां भी तो आप 4 लाख रुपए के डिबेंचर्स दे रहे हो, तो कहीं तो शो करोगे उसे। तो अब उसे हम यहाँ पे सेपरेटली तो शो नहीं कर सकते क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, तो कैसे करें? तो इस काम को हम कैसे करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिक्योर्ड बाय इशूइंग 4 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, तो डिबेंचर्स कितने हुए? 4000, क्योंकि 100 रुपए का एक डिबेंचर है। तो आप ये लिखोगे सिक्योर्ड बाय इशूइंग 4000 8% डिबेंचर्स एट द रेट ₹100 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। भाई जो बात थी वो हमने ब्रैकेट में लिख के अपना काम पूरा कर लिया। हमने उस चीज को ब्रैकेट में लिख दिया कि ये जो आपने 4 लाख रुपए का लोन लिया है ना, इसके बदले में आपने अपनी कंपनी के 4 लाख रुपए के डिबेंचर्स दे रखे हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का टोटल कितना आया? वही 4 लाख जितने का आपने लोन ले रखा है। तो ये 4 लाख अब आप कहाँ लिख दोगे? यहाँ पर। बस हो गया आपका काम खत्म। क्या डिफरेंस समझ में आया पहले वाले मेथड और दूसरे वाले मेथड में? सबसे बड़ा डिफरेंस, उसमें एंट्री होती है, इसमें एंट्री नहीं होती। जस्ट बिकॉज वहां एंट्री होती है तो वहां आपने उसको नोट्स टू अकाउंट्स में सेपरेटली शो किया, हालांकि उसका इफेक्ट कुछ नहीं पड़ा था। और इसमें क्योंकि हमने एंट्री नहीं करी तो हम सेपरेटली शो नहीं कर सकते थे, तो हमने उसी बात को ब्रैकेट में डिस्क्लोज कर दिया है, ब्रैकेट में लिख दिया है, ठीक है। तो ये आपका था कॉन्सेप्ट कौन सा? इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो है इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। अगेन ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और न्यू कॉन्सेप्ट है तो ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट है क्या, आपने ना सिर्फ अब तक पढ़ा इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन कैसे हो रहा था कैसे नहीं हो रहा था इससे आपको कोई लेना देना नहीं था। अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मेरा आपसे क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन? सो रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, यानी कि पैसा वापस करना है। जिस टाइम पे हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं उस टाइम पे रिडेम्पशन की क्या कंडीशंस है वो तय कर ली जाती हैं। अब पैसा वापस आप 2 तरीके से कर सकते हो। इशू तो आप डिबेंचर्स 3 तरीके से कर सकते हो, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। बट पैसा वापस आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका, 100 का डिबेंचर 100 में वापसी हो रहा है, रीपेमेंट 100 रुपीज की हो रही है, एट पार है, नो प्रॉफिट नो लॉस। 100 का डिबेंचर है, फेस वैल्यू है 100, बट आप 110 पे कर रहे हो एट प्रीमियम, फायदा आपके लिए। अब तक प्रीमियम को आपने क्या पढ़ा कि आपके लिए फायदा है, लेकिन जब आप रिडेम्पशन कर रहे हो, रीपेमेंट कर रहे हो, उस टाइम पे 100 के बदले में 110 रुपए दे रहे हो आप, फायदा है क्या आपके लिए? लॉस है वो आपके लिए। उसके बाद 100 के बदले में आप 90 रुपीज दे रहे हो, कोई लेगा क्या? रीपेमेंट 100 की चीज 90 में, रीपेमेंट के टाइम पे
रिडेम्पशन एट लॉस अलाउड ही नहीं है। रिडेम्पशन सिर्फ दो तरीके से होता है, एट पार और एट प्रीमियम। तो हमें वही केसेस पढ़ने हैं विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन लिखा है ना यहाँ पे, तो हमें यही पढ़ना है यहाँ पे कि रिडेम्पशन का क्या फर्क पड़ता है इशू की एंट्रीज पे। हम बिल्कुल भी रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स नहीं पढ़ रहे हैं, वो एक अलग चैप्टर है जो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि इशू के टाइम पे रिडेम्पशन की कंडीशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है उसकी एंट्रीज के ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा सा और इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। पहला, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार। अब इसका मतलब क्या है, देखो मैंने कहा 100 की फेस वैल्यू का डिबेंचर था जब मैं इशू करने के लिए गई। इसको ना आप ऐसे समझो कि सपोज ये मेरे पास ये है, एक मेरा एसेट है, ये मैं इसको किसी के पास गिरवी रखवाने के लिए जा रही हूं। ठीक है, इसकी कीमत है 100 रुपए। इसकी कीमत कितनी है, 100 रुपए। मैंने उसको कहा कि 100 की कीमत का मेरा एसेट है, कितने पैसे दोगे? उसने कहा 100 देंगे। ये कब थी कंडीशन? इशू के टाइम पे, जब मैंने अपना एसेट उन्हें दिया और बदले में उनसे पैसा लिया। ठीक है, फायदा हुआ क्या, नुकसान भी हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। रिडेम्पशन, जब मैं इसको वापस खरीदने के लिए गई, भाई जिसके पास मैंने गिरवी रखा था, मैंने कहा मुझे वापस दे दो इसे, तो अभी भी इसकी कीमत 100 रुपए है। उन्होंने कहा ठीक है 100 रुपए ही दे दो और ये वापस ले जाओ। यानी कि वापसी के टाइम पे भी 100 के बदले में कितने गए? 100 ही गए। प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ये था इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार। ना तो इशू के टाइम पे कोई प्रॉफिट लॉस होता है, ना ही रिडेम्पशन के टाइम पे। तो अब बारी आती है एंट्रीज की। आपको यही दो एंट्रीज पढ़नी है। तो पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। इशू के टाइम पे कितना पैसा आ रहा है आपके पास? 100 रुपए, सपोज एक डिबेंचर है तो। उसके बाद यही अलॉटमेंट का पैसा आप कहां ट्रांसफर कर देते हो? अपने डिबेंचर्स में। कोई फर्क पड़ा क्या? पुरानी एंट्री है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। इशूड एट प्रीमियम बट रिडीम्ड एट पार। अगेन मैंने ये कहा कि ये मेरा 100 रुपए का एसेट है, मैंने उनको कहा लो रख लो गिरवी, इसकी कीमत मार्केट में ज्यादा होगी। उन्होंने कहा 110 रुपए देंगे हम आपको। मेरे को तो फायदा हो गया। यानी कि इशू के टाइम पे 100 की चीज के बदले में कितने मिल रहे हैं? 110। फायदा है नुकसान? फायदा है। कितने का? 10 का फायदा। इशू के टाइम के फायदे को आप क्या बोलते हो? नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा इशू प्राइस होती है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रीमियम। तो ये 10 रुपए का क्या है आपका? सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक, मैंने कहा ये लो मेरा एसेट, अब मुझे वापस कर दो। तो अभी भी इसकी कीमत कितनी है? 100। उन्होंने कहा 100 के बदले में 100 ही दे दो। तो अब लॉस हुआ। क्यों हुआ लॉस? जो 10 रुपए प्रीमियम क्या है उनका क्या होगा? कुछ नहीं हुआ, वो तो रिकॉर्डिंग हो गई। 100 के बदले में 110 मिले थे इशू के टाइम पे, वो आपकी एक अलग ट्रांजेक्शन है। जब रिडेम्पशन के टाइम पे वापसी होता है पैसा, वो एक अलग ट्रांजेक्शन होती है। कंपेयर नहीं करना, नेट इफेक्ट नहीं निकालना, ना कंपेयर करना, अलग सोचना है। जब इशू किए थे 100 की जगह पे 110 पे इशू हुआ, उस टाइम पे प्रॉफिट हो गया। जब रीपेमेंट करने के लिए गए, रिडेम्पशन हुआ, तो 100 के डिबेंचर की जगह 100 ही पे करने पड़े। तो नो प्रॉफिट नो लॉस। यहां पे 100 ही नॉमिनल वैल्यू थी, 100 ही रिडेम्पशन वैल्यू है, तो कोई फायदा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इशू की एंट्रीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको स्टार्टिंग में कितने पैसे मिले होंगे? यहाँ पे 110 रुपए इशू के टाइम पे। अब वो 110 आपने बांटे कैसे? 100 गए डिबेंचर में और 10 गए सिक्योरिटीज प्रीमियम में। मैं एंट्रीज नहीं बोल रही हूँ क्योंकि एंट्री वही पुरानी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू X% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक, उसके बाद अगेन इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार। अब इशूड एट डिस्काउंट का मतलब क्या है? भाई 100 की चीज थी, मार्केट से पैसा मिला सिर्फ 90। फायदा हुआ नुकसान? 100 की चीज के 90 रुपए मिले, नुकसान है। कितने का नुकसान है? 10 रुपए का। ठीक है, अब मार्केट से आप अपनी उसी चीज को वापस खरीदने के लिए जा रहे हो, तो कितने की नॉमिनल वैल्यू है उसकी? 100। बदले में भी कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 100। फायदा हुआ नुकसान? कुछ भी नहीं हुआ। दोनों ट्रांजेक्शन को अलग अलग देखना है आपको। पहली ट्रांजेक्शन में लॉस हुआ 10 का, दूसरी ट्रांजेक्शन में कुछ भी नहीं हुआ। तो यहां पर पैसा कितना आया होगा स्टार्टिंग में? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 90 रुपए, क्योंकि शुरुआत में 10 रुपए का लॉस हुआ। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर्स, 90 रुपए की एप्लीकेशन, 10 रुपए का नुकसान, डिबेंचर 100 का ही जाएगा। तीनों केसेस में एक बात कॉमन है, जरा वो कॉमन बात बता दो मुझे, क्या है? रिडीम्ड एट पार। और हमने ये देखा कि जब रिडेम्पशन पार पे होता है तो इशू की एंट्रीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप तीनों एंट्रीज देख लो, कुछ अलग है क्या?
कुछ नहीं है। आप तीनों एंट्रीज ये अभी भी पहले पढ़ते आए हो, तो आप जब तक क्वेश्चंस कर रहे थे ना वो रिडीम्ड एट पार के ही थे, इसलिए आपके एंट्रीज पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि वो सब रिडेम्पशन एट पार था। कुछ नहीं लिखा होता तो रिडेम्पशन एट पार होता है, और पार पे रिडेम्पशन है तो इशू की एंट्रीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ेगा? जब रिडेम्पशन एट प्रीमियम आएगा। ठीक है, अब देखो हमारा फोर्थ केस है इशूड एट पार रिडीम्ड एट प्रीमियम। अब इसको हम साथ साथ समझते हैं। इशूड एट पार का मतलब क्या है? आप अपने 100 रुपए के डिबेंचर को मार्केट में लेकर गए इशू करने के लिए, तो आपको 100 रुपए ही हाथ में लगे, तो इशू के टाइम पे आपको फायदा हुआ, नुकसान? कुछ भी नहीं हुआ। अब रिडेम्पशन के टाइम पे क्या हुआ? आपके 100 रुपए के डिबेंचर के बदले में आपको 110 रुपए देने पड़े। तो यहां पर आपको क्या हुआ है? यहां आपको हुआ है 10 रुपए का लॉस। आपको 100 के बदले में कितने देने पड़ गए? 110। अब तक जब भी यहां एक्स्ट्रा आ रहा था ना, उसे आप फायदा बोलते थे, क्योंकि वहां पैसा आ रहा था। इशू के टाइम पे पैसा आ रहा है तो एक्स्ट्रा आएगा तो फायदा था ना, उसको आप प्रीमियम बोलते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम। लेकिन रिडेम्पशन के टाइम पे अगर आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है तो वो आपके लिए नुकसान है। बट ये नुकसान आपको कब भरना है? ये पेमेंट कब करनी है? रिडेम्पशन के टाइम पे। अगर आपने 10 साल के लिए डिवेंचर लिए तो 10 साल बाद पे करना है, बट है तो आपकी लाइबिलिटी है, कल को पे तो करना है। डिसाइड हो चुका है कि आज हम आपको आपके 100 के डिवेंचर के बदले में 100 दे रहे हैं, लेकिन कल को जब आप इसे वापस करने के लिए आओगे ना, वापस लेने के लिए आओगे हमसे, तो 110 रुपए पे करके जाओगे हमें। तो हमें स्टार्टिंग में पता चल गया कि हमें नुकसान हुआ है, 10 रुपए का नुकसान है। एट द सेम टाइम ये 10 रुपए अभी नहीं पे करने, कब पे करने? 5 साल बाद पे करने, हमने 5 साल बाद पेमेंट करनी है। तो अभी फिलहाल ये क्या है हमारे लिए? लाइबिलिटी। तो अब यहां से हमें दो चीज पता चली कि ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा है ना, ये एक तो है लॉस, दूसरा ये हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी। लॉस बढ़ने पे क्या होता है? डेबिट, और लाइबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट। यानी कि जब भी रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा उसका ये इंपैक्ट पड़ेगा कि एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी चीज क्रेडिट। अब कैसे? आप इशू की एंट्री क्या करते हो? पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये इशू की एंट्री है। स्टार्टिंग में इशू के टाइम पे कितने पैसे आ रहे हैं आपके पास? 100। अब आपको नेक्स्ट इफेक्ट रिकॉर्ड करना है रिडेम्पशन का इशू के टाइम पे, वो हमेशा सेकेंड एंट्री पे आता है। जो भी फर्क पड़ता है वो किस पे पड़ता है? सेकेंड एंट्री पे। सेकेंड एंट्री आपने क्या सीखी है? आपने सीखी है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर अकाउंट। यहां पर भी 100 आ जाएगा और यहां पर भी 100 आ जाएगा। तो अब ये 10 आएगा कहाँ? ये नुकसान है ना आपके लिए, नुकसान है। तो आप एक नया अकाउंट ओपन करोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। अभी तो डिसबैलेंस हो गया, डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है। यही नुकसान आपकी लाइबिलिटी भी तो है। लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। तो आप क्रेडिट में भी एक अकाउंट ओपन करोगे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 10। क्या चीज नोटिस करी आपने कि जब भी रिडेम्पशन एट प्रीमियम है तो दो अकाउंट ओपन हो गए आपके, एक डेबिट में एक क्रेडिट में, इक्वल अमाउंट का, क्योंकि ये आपके लिए लॉस भी है और एक तरीके से आपकी लाइबिलिटी भी है। ठीक है, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम, यानी कि आपके 100 के डिबेंचर के बदले में आपको स्टार्टिंग में 110 मिले। इशू के टाइम पे आपके डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज थी, फेस वैल्यू, बट आपको मार्केट से 110 रुपीज मिल रहे हैं। तो दैट मीन्स आपको यहाँ पे फायदा हुआ 10 रुपए का, जिसको नाम देते हैं आप सिक्योरिटीज प्रीमियम। रिडेम्पशन के टाइम पे क्या हुआ कि आपके 100 रुपीज के डिबेंचर के बदले में आपको 105 रुपए देने पड़े। देखो यहां पैसा मिल रहा है, यहां पैसा आप पे कर रहे हो, यहां 10 का फायदा हुआ है, लेकिन यहां ये जो एक्स्ट्रा 5 रुपीज दिख रहा है ये हमारे लिए फायदा नहीं है, ये 5 रुपए हमारे लिए क्या है? लॉस है ये भी एक तरीके का प्रीमियम, लेकिन ये वाला प्रीमियम हमारे लिए नुकसान होता है। तो फायदे और नुकसान को देख के इसको नेट इफेक्ट मत निकाल देना, दोनों को अलग अलग शो करना है, क्योंकि दोनों का नेचर अलग है। एक सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे लिए गेन है, तो दूसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे लिए एक लाइबिलिटी है जो हमें पे करनी है। एक हमारे लिए गेन है तो दूसरा हमारे लिए लॉस प्लस लाइबिलिटी है। ठीक है, तो दोनों का नेचर अलग है, तो आपको नेट इफेक्ट उसका नहीं निकालना। अब बारी आती है एंट्री की। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना पैसा आया होगा आपके पास स्टार्टिंग में? 110 रुपए।
यही 110 रुपए आप यहां लिखोगे। नुकसान हुआ क्या कुछ? कितने का नुकसान हुआ है? 5 रुपए का। ये नुकसान हमारी लाइबिलिटी भी है, जिसको हम किसके नाम से लिखते हैं? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के नाम से। और डिवेंचर्स में कितना पैसा जाएगा? उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी? 100 रुपए। अभी भी क्या मैच हुआ आपका? आप देखो कि स्टार्टिंग में आपके पास 10 रुपए किस नाम के आए थे? प्रीमियम के नाम के आए थे ना। तो आपको यहां पर एक और अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। कौन सा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जो कि कितने से ओपन होगा? 10 रुपए से। अब आया इक्वल। देखो, दो तरीके के प्रीमियम थे। एक था सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्रेडिट किया 10 रुपीज से, क्योंकि वो आपके लिए गेन है। दूसरा प्रीमियम आपको रिडेम्पशन के टाइम पे करना है, जो आपके लिए लाइबिलिटी है, उसे भी आपने क्रेडिट किया 5 रुपीज से। एट द सेम टाइम ये 5 रुपीज आपके लिए लॉस भी है, तो इसको आपने क्या कर दिया है? डेबिट। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करो। नेक्स्ट है इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। अब ध्यान से समझेंगे इसको। 100 का डिवेंचर था, मार्केट पे पैसा लेने के लिए गए, 95 रुपीज हाथ लगे। फायदा हुआ नुकसान? नुकसान। 100 का डिवेंचर था, 95 रुपीज मिले आपको, तो 5 रुपीज का क्या हो गया आपको? लॉस। ये जो इशू के टाइम का लॉस होता है, इसको आप क्या बोलते हो? इसको हम बोलेंगे डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट का नेचर क्या है? नेचर तो लॉस ही है ना। ठीक है, उसके बाद रिडेम्पशन के टाइम पे 100 रुपीज के डिवेंचर के बदले में 110 रुपए देने पड़े, यहां फिर से नुकसान हो गया। 100 के डिवेंचर की जगह पे कितने देने पड़े? 110 रुपीज। तो यहां पर भी आपको नुकसान हुआ है कितने का? 10 रुपए का। अब देखो, यहां पर दोनों चीजों का नेचर सेम है। इशू के टाइम पे जो हमारे साथ हुआ वो भी नुकसान था, रिडेम्पशन के टाइम पे जो हुआ वो भी नुकसान था। तो टोटल आपको लॉस हुआ कितने का है? 15 रुपीज का। ठीक है, अब इसको रिकॉर्ड करते हैं। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। कितना पैसा आएगा आपके पास? ये इशू की एंट्री है, कितना पैसा आएगा? 95। ठीक है, अब जरा इसको और देखते हैं। सेकेंड एंट्री में, सेकेंड एंट्री होती है आपकी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्योंकि इशू के टाइम पे डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, पर मैं यहां पर डिस्काउंट नहीं लिख रही हूं। अब मैं यहां पर इसको लिख रही हूं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर्स अकाउंट। और क्योंकि रिडेम्पशन के टाइम पर प्रीमियम है, तो उस प्रीमियम को भी हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। अब अमाउंट कैसे लिखोगे? ये 95 एज इट इज। यहां पे आपको लॉस कितने का हुआ है? टोटल 15। डिवेंचर कितने का है? 100, तो हमेशा 100 का ही रहेगा। प्रीमियम कितना है रिडेम्पशन के टाइम पे? 10। हो गया 115 कंप्लीट। देखो, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 5, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 10, देन 2X% डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। यानी कि ये लॉस आप दो पार्ट्स पे डिवाइड भी कर सकते थे, बट क्यों एक्स्ट्रा काम करना है तो दोनों लॉस ही ना, तो एक ही के नाम से लिख दिया आपने। ठीक है, तो ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। 6 कॉन्सेप्ट थे। लास्ट के 3 कॉन्सेप्ट में आपने क्या सेम चीज देखी? रिडेम्पशन एट प्रीमियम। और जब भी रिडेम्पशन एट प्रीमियम है तो 2 अकाउंट एक्स्ट्रा खुल गए हैं, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। डेबिट वाले का नाम क्या है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। क्रेडिट वाले का नाम क्या है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ये लास्ट के ही 2 टॉपिक्स रह गए हमारे। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, पहली बात तो है क्या? डिवेंचर्स हमारी एक लाइबिलिटी है, यानी कि एक तरीके की उधारी, कि हमने किसी से पैसा उधार लिया हुआ है। अब आप जिससे पैसा उधार लेते हो, बदले में उसे कुछ तो देना है। क्या देना है? इंटरेस्ट। तो यहां पर हम बात करेंगे कि इंटरेस्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। दैट मीन्स किसी भी कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक एक्सपेंस है। ठीक है, और एक्सपेंस बढ़ने पर क्या होते हैं? एक्सपेंस बढ़ने पर क्या होते हैं? आपके डेबिट। तो इसलिए जब भी आप इंटरेस्ट ड्यू करोगे डिबेंचर्स के ऊपर, देखो पहले हमेशा अपना खर्चा में ड्यू करना पड़ता है। जैसे कि आपने 1 अप्रैल को डिबेंचर्स इश्यू करे, अब जरूरी नहीं है कि इंटरेस्ट एनुअली ही पे किया जाए, इंटरेस्ट हाफ ईयरली भी पे किया जा सकता है, क्वार्टरली भी पे किया जा सकता है। ठीक है, जिस भी तरीके से आपको क्वेश्चन के अंदर वो सजेस्ट करेंगे। आपने 1 अप्रैल को डिबेंचर्स इश्यू करे, आप एनुअल इंटरेस्ट पे करते हो,
तो सबसे पहले आप 31 मार्च को अपना इंटरेस्ट ड्यू करोगे। ड्यू मतलब आप उसे अपना इंटरेस्ट शो करोगे बुक्स में। तो आप फर्स्ट एंट्री करेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों किया हमने? क्योंकि एक्सपेंस है। अब ये इंटरेस्ट हमने पे किसको करना है? सो ये डिबेंचर इंटरेस्ट हमने पे किसको करना है? डिबेंचर होल्डर्स को। दैट मीन्स वो हमारे क्रेडिटर बन गए। तो क्रेडिटर्स देखो क्या होते हैं? क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी बढ़ने पे क्या होती है? क्रेडिट। तो हमने डिबेंचर होल्डर्स किया अपने क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अब जिस दिन आप इसकी पेमेंट करोगे, जरूरी थोड़ा है कि हमने पेमेंट कर ही दियो। देखो ड्यू तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपना खर्चा, इस साल का खर्चा तो आप अराइज करोगे। वो खर्चा आप पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो बात की बात है। तो अगर आप पेमेंट कर देते हो तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है वो आपको एक नॉमिनल अकाउंट है। तो जितने भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स होते हैं, जितने भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स होते हैं, वो सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रांसफर किए जाते हैं। अब नॉमिनल नेचर मतलब जितने भी एक्सपेंसेस, इनकम, गेन्स, लॉसेस होते हैं, वो सभी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होते हैं। तो ये भी तो आपका एक्सपेंस है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपने ट्रांसफरिंग एंट्री करनी है, जहां पर आप अपने डिबेंचर इंटरेस्ट के अकाउंट को यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि हमें नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करना होता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये तीन ही एंट्रीज आप लोगों को पढ़। अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये भी। टॉपिक का नाम है राइटिंग ऑफ लॉस और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। यानी कि जब हम डिबेंचर्स को इश्यू करते हैं तो हमें कुछ लॉस फेस करना पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब हमने डिबेंचर्स को इश्यू किया तो हमने डिबेंचर्स कभी कभी डिस्काउंट पर भी इश्यू करे, और जब हमने डिबेंचर्स को रिडीम किया एट प्रीमियम तो एक लॉस आया था वहां पर। तो ये जितने भी डिस्काउंट और लॉस होते हैं इन्हें हमें राइट ऑफ करना है। भाई नुकसान है, नुकसान की भरपाई कहीं से तो करनी है ना। उस नुकसान को हम कहाँ से भर रहे हैं, बेसिकली ये वो कॉन्सेप्ट है कि ये बता दे कि ये जो नुकसान आपको हो रहा है इसको आप कहाँ से राइट ऑफ करोगे। तो उन्होंने हमें दो तरीके बताए कि दो जगह से आप इस नुकसान को भर सकते हो। अब वो दो जगह कौन कौन सी हैं? पहला, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, या मैं बोलूं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इशू के टाइम पे अगर आप डिबेंचर्स प्रीमियम पर इशू कर देते हो, अगर आप अपने डिबेंचर्स प्रीमियम पर इशू करते हो तो आपके पास पैसा आता है ना। एक तरीके से एक्स्ट्रा पैसा ही तो है जो आपको आपके डिबेंचर से मिल रहा है, आपकी नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा। तो ये गेन था। तो इस गेन का इस्तेमाल करेंगे हम इशू के टाइम पे होने वाले लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो पहला तो ये, यानी कि अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में पैसा है तो वहां से आप अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हो। बट अगर किसी के पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में पैसा ना हो तो फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर दूसरा रास्ता है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इससे आप क्या राइट ऑफ करने जा रहे हो? या तो डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, देखो मैंने जिस सीरीज में ये लिखे हैं ना, आपको इसी सीरीज में इस्तेमाल करने हैं। जब आप अपने लॉस को राइट ऑफ करने जाएंगे तो आप सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से ही राइट ऑफ करेंगे। अगर वो इनसफिशिएंट है या वो नहीं है तो ही हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको मेंटेन करना है, और इन दो के अलावा किसी और से आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, चाहे आपको कुछ भी दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर। ठीक है।